हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय का पाठ योजना संख्या 2 करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे। जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय के यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक का नाम अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे, और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद कक्षा लिखेंगे। आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो कौन सा कक्षा का है वो भी मेंशन करेंगे। जैसे कि आज का टॉपिक है कक्षा 10 का, तो कक्षा 10 लिखा हूँ। ठीक है। उसके बाद विषय, तो आज का विषय है सामाजिक विज्ञान। उप विषय, तो आज का उप विषय है भूगोल। प्रकरण यानी कि टॉपिक, आप जिस भी टॉपिक का लेसन प्लान बना रहे हैं उस टॉपिक का यहाँ पर मेंशन करेंगे। यानी कि प्रकरण है कृषि, कालांश, तो कालांश आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद अवधि, अवधि है 45 मिनट, किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि फ्यूचर में यदि आप उस लेसन प्लान को आप देखते हैं तो आपको पता चल सके कि आप कौन सा डेट पर कौन सा टॉपिक पढ़ाने के लिए गए थे। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा यदि आपको कोई और टॉपिक का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। ठीक है। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में भूगोल विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में प्रकृति प्रेम की भावना जागृत करना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों को भौगोलिक तत्वों का ज्ञान कराना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को भौगोलिक पृष्ठभूमि की जानकारी देना। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से संबंधित होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों के व्यवहार में क्या क्या चेंज आया और छात्रों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सभी विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को कृषि की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र कृषि के प्रकारों को वर्गीकृत कर पाएंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र कृषि के बारे में परिभाषित कर पाएंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। जैसे कि देखिए बच्चों, व्याख्यान विधि, अवलोकन विधि, प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी कि पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखेंगे देखिए छात्र कृषि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। क्योंकि ये पूर्व ज्ञान वो होता है जो आप प्रस्तावना प्रश्न के थ्रू आप टॉपिक निकालेंगे, तो बच्चों को उससे पहले कुछ ज्ञान होना आवश्यक है, नहीं तो टॉपिक कैसे निकलेगा। ठीक है। तो पूर्व ज्ञान में लिखे छात्र कृषि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा।
जिसको यदि आप ध्यान देते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न बहुत ही आसानी से बन जाएगा और कोई गलतियां भी नहीं होगी। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है आइए देखते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलम से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। इसमें सभी प्रश्न के उत्तर क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए, यानी कि छात्र अध्यापक के द्वारा प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर को लेकर छात्र अध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न करेंगे विश्व के महाद्वीपों के नाम बताइए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बच्चों। छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं एशिया महाद्वीप के कुछ देशों के नाम लिखिए। तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं भारत, नेपाल, भूटान। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं भारत देश की अधिकतम जनसंख्या कहाँ निवास करती है। तो छात्र छात्रा उत्तर देते हैं गाँवों में। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं गाँव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं कृषि। ये देखिए यहाँ पर कृषि टॉपिक है। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं कृषि के बारे में आप क्या जानते हो। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते और मौन रहते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएंगे बच्चों को। इसके बाद तुरंत ही पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे बच्चों आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत कृषि पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है। जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सभी प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है आइए देखते हैं। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलम से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। उसके बाद तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में छात्र छात्रा क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कृषि, और कृषि के बारे में छात्र अध्यापक बच्चों जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट्ट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं वो भी श्यामपट्ट पर शॉर्ट में लिखेंगे ताकि बच्चों को अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए हेडिंग देंगे कृषि। तो पहला पॉइंट में लिखेंगे कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आया ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न करते हैं कृषि एक किस तरह का क्रिया है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, तो उत्तर देते हैं प्राथमिक क्रिया। ठीक है बच्चों। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसके आगे छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ाएंगे उसके बारे में बच्चों को जानकारी है या नहीं है ये जानने के लिए 1 या 2 प्रश्न करेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रश्न करते हैं कृषि के प्रकारों को बताइए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते और मौन रहते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है।
इसका उत्तर छात्र छात्रा नहीं दे पाते हैं तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि इसके बारे में अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कृषि के प्रकार, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो समझाएंगे बच्चों को छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर भी लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं। कृषि के प्रकार हेडिंग देंगे। उसका बाद कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान भारत के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। तो देखिए पहला में है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन जीविका कृषि, तीसरा है वाणिज्यिक कृषि, चौथा है रोपण कृषि। ठीक है, और श्यामपट्ट कार्य पर छात्र अध्यापक जो बच्चों को पढ़ाए अभी कृषि के प्रकार तो 4 पॉइंट बताए, तो उसे हम इस तरह डायग्राम बनाकर भी बच्चों को समझा सकते हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। ठीक है, तो कृषि के प्रकार पहला प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा गहन जीविका कृषि, तीसरा वाणिज्यिक कृषि और चौथा रोपण कृषि। ठीक है बच्चों, अब इन चारों पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट लिखेंगे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो इसके बारे में छात्र अध्यापक बच्चों को जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यह कर्तन दहन प्रणाली है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट्ट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे श्यामपट्ट पर भी शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। तो देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे मणिपुर में इसे पामलू कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे गहन जीविका कृषि और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट्ट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए बच्चों गहन जीविका कृषि, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे वाणिज्यिक कृषि और इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या बताते हैं। देखिए तो बताते हैं इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट्ट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा
ठीक है। तो देखिए हेडिंग देंगे वाणिज्यिक कृषि, तो लिखेंगे इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। उसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे रोपण कृषि, और इसके बारे में छात्र अध्यापक क्या समझाते हैं देखिए। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे, और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिखना है, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे रोपण कृषि। तो पहला पॉइंट में लिखेंगे रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे इस प्रकार की कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। उदाहरण के लिए देखिए चाय है, कॉफी, गन्ना, रबड़, केला आदि। ठीक है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आया ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, मणिपुर में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पामलू। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, रोपण कृषि के दो उदाहरण दीजिए। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? तो उत्तर देते हैं चाय, गन्ना। ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन करेंगे। तो देखिए कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। उसके बाद लिखेंगे कृषि के प्रकार। तो देखिए पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन जीविका कृषि, तीसरा है वाणिज्यिक कृषि और चौथा है रोपण कृषि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया। ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 4 या 5 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, रोपण कृषि क्या है? दूसरा पॉइंट में लिखेंगे गहन जीविका कृषि किसे कहते हैं? उसके बाद लिखेंगे गृह कार्य। तो देखिए बच्चों गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और अभ्यास के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे। तो देखिए बच्चों प्रश्न करेंगे, कर्तन दहन प्रणाली से क्या समझते हैं? ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। ओके, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।